नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, चीन महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी देश को हुआ है चीन के विकास से तो वो देश है नेपाल। कुछ लाभ भारत को भी हुआ है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाभ नेपाल को नजर आ रहा है। आप यदि गहराई से देखते हैं तो साउथ एशिया में चीन के विकास से जिस देश को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ वो देश नेपाल ही है। तो भारत की बात थोड़ा देर में करेंगे, पहले बात करते हैं नेपाल की। दोस्तों, हम नेपाल पे 2016 से वीडियो बना रहे हैं तो हम सारे घटनाक्रमों पर हमारी नजर बनी हुई रहती है। अब आप देख रहे होंगे कि नेपाल में विदेशी कंपनियां बहुत तेजी से आ रही है और 2021, 22, 23 में आपने देखा होगा कि चीन, भारत और अमेरिका के बीच में एक प्रकार की होड़ लगी हुई है कि हम नेपाल की मदद करें और अमेरिका भी नेपाल की खूब मदद कर रहा है, भारत भी खूब मदद कर रहा है और चाइना भी खूब मदद कर रहा है। देखिए, नेपाल ने जब पहली बार किंग वीरेंद्र राजा बने थे तो विदेशी इन्वेस्ट के लिए अपने दरवाजे खोले थे, लेकिन नेपाल में कोई ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अचानक से जब चाइना का राइज होता है तो आपको देखने को क्या मिलता है कि नेपाल के अंदर भी भारत, चीन और अमेरिका में टकराव शुरू हो गया है। और अभी कुछ दिन पहले काठमांडू में एक समिट भी हुआ था जिसमें 1000 से ज्यादा विदेशी लोग आए थे जो कि इन्वेस्ट करेंगे। ये नेपाल में पहली बार हुआ था और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दुनिया ने देखा कि नेपाल में भी एक टकराव चल रहा है भारत, चीन, अमेरिका के बीच में। इसलिए दुनिया की और बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां नेपाल में घुसना चाहती है और इसके लिए कुछ यूरोपियन कंपनियां नेपाल में आपको बहुत जल्दी नजर आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल ने 150 प्रोजेक्ट बनाए थे। हाँ दोस्तों, 150, जो कि बहुत ज्यादा है। नेपाल ने कभी भी योजना बनाई होगी 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 5, 10 प्रोजेक्ट, क्योंकि हम 2016 से नेपाल पे वीडियो बनाते, हमें हर चीज का पता रहता है। इस बार पहली बार नेपाल ने जो समिट हुआ था काठमांडू में, उसमें 150 प्रोजेक्ट रखे और बहुत सारी विदेशी कंपनियों को इन्वाइट किया। हमेशा एक चीज दिमाग में रख लीजिए, थोड़ा हिस्ट्री भी देख लीजिए कि जिस जगह पर रूस और अमेरिका में टक्कर होती है उस देश में विदेशी कंपनियां आने लग जाती हैं। या यूं कहें, जिस देश में चीन, अमेरिका, रूस, भारत की टक्कर रहती है तो उस देश में विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट शुरू कर देती है। यानी चीन के पक्ष की कंपनियां, रूस के पक्ष की कंपनियां या अमेरिका के या भारत के पक्ष की कंपनियां, क्योंकि वहां पे प्रभाव बढ़ाना होता है। यही अब नेपाल में देखने को मिल रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर चीन का उदय नहीं हुआ होता, चीन में विकास की दर तेज नहीं होती, विकसित नहीं हुआ होता तो क्या होता? एशिया में टकराव नहीं होता और नेपाल के अंदर पहले जैसे ही कंडीशन होती, भारत और अमेरिका का टकराव। अभी तो बहुत सारे देशों का टकराव हो गया, इसलिए ज्यादा सहायता नेपाल को मिल रही है। लेकिन हिस्ट्री में जाएंगे, नेपाल में 2 ही देशों का टकराव रहा, अमेरिका और भारत का। हाँ दोस्तों, कहीं नेपाली मीडिया कहती है कि अमेरिका भारत के आंखों से नेपाल को देखता है। ये गलत बात है। नेपाल में अमेरिका और भारत हमेशा टकराए जब तक चीन नहीं था, चीन का उदय नहीं था तब तक। और ये भी दिमाग में रख लीजिए कि भारत और अमेरिका हमेशा ही दुश्मन देश रहे हैं क्योंकि भारत सोवियत संघ यानी रूस का सपोर्टर देश रहा है। इस कारण अमेरिका और भारत हमेशा दुश्मन देश रहे। आपने देखा होगा जितनी भी भारत की लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ में हुई, अमेरिका, यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान के जम के मदद की और भारत की एक सैनिक संधि भी हुई थी रूस से कि रूस पे कोई अटैक करेगा तो भारत सोवियत संघ का साथ देगा और सोवियत संघ भारत पे कोई अटैक करेगा तो सोवियत संघ साथ देगा। और इसीलिए 1971 वार में रूस ने अपनी सबमरीन भेजी थी भारत की तरफ से लड़ने के लिए। यानी नेपाल के लोग चाहे जो कुछ भी सोचे कि भारत अमेरिका मित्र हैं, लेकिन हिस्ट्री यही है कि भारत और अमेरिका हमेशा दुश्मन देश रहे हैं और उनका टकराव नेपाल में भी रहा है।
इसीलिए आपने देखा कि भारत ने कोई भी हथियार बनाया तो अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने हथियार बनाया तो अमेरिका ने चीन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि चीन, अमेरिका ये सब सोवियत संघ के खिलाफ थे और भारत के खिलाफ थे। चीन और सोवियत संघ यानी रूस में 1969 में एक वार भी हो चुकी है। यानी रूस चीन के संबंध इतिहास में खराब रहे हैं, अमेरिका चीन के संबंध अच्छे रहे और भारत रूस के संबंध अच्छे रहे। तो भारत कोई भी हथियार बनाता था तो अमेरिका प्रतिबंध लगा देता था। लेकिन अब भारत हथियार बनाता है तो अमेरिका की हिम्मत नहीं होती आसानी से प्रतिबंध लगाने की। हाँ, जब कभी भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का 12,000-14,000 किलोमीटर रेंज का परीक्षण करेगा तो जाके अमेरिका प्रतिबंध भारत पे लगाएगा। अभी फिलहाल भारत पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा अमेरिका। इससे भारत को क्या फायदा हुआ कि भारत अब जो मर्जी हथियार बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि अब अमेरिकी प्रतिबंधों का डर खत्म हो चुका है भारत को। ये क्यों हुआ? ये हुआ चीन के उदय से, क्योंकि अमेरिका को भारत को अपने पक्ष में रखना है, इसलिए वो भारत पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और एक चीज जान लीजिए, चीन जिस दिन टूटा उसके बाद भारत का ही नंबर है। तब भारत अमेरिका का टकराव निश्चित है, तब सैनिक टकराव भी हो सकता है भारत और अमेरिका का। तो चीन का उदय भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद रहा, क्योंकि अगर अमेरिका कुछ गलत करता है तो भारत रूस का या चीन का ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, और चीन गलत करता है तो भारत अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। देखिए, लड़ाई है चीन और अमेरिका के बीच में। तो कुल मिला जुला के भारत को प्रॉफिट हुआ। अब नेपाल को तो प्रॉफिट हुआ ही है, क्योंकि चीन खूब इन्वेस्ट कर रहा है नेपाल में, भारत भी खूब कर रहा है और अमेरिका भी लगभग कर ही रहा है। ये इन्वेस्ट कभी नहीं होता दोस्तों अगर चीन का उदय नहीं होता तो। कारण कंपटीशन हो चुका है नेपाल में। चीन का बोलना कि मेरी तरफ रहो नेपाल, भारत का बोलना मेरी तरफ रहो, अमेरिका का बोलना मेरी तरफ रहो। तो इससे क्या हुआ? नेपाल को बहुत ज्यादा लाभ हुए हैं। आपको पता है नेपाल में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उतनी जीडीपी नेपाल की नहीं है। ये प्रोजेक्ट कहां से चल रहे हैं? ये चल रहे हैं विदेशी पैसों से। आने वाले आर्थिक वर्ष में नेपाल 19 खरब रुपए का बजट लेकर आएगा। हाँ दोस्तों, 33% बहुत ज्यादा होता है। कोई भी देश 20-22% से ऊपर नहीं जाता। नेपाल 33% अपनी जीडीपी का बजट लेकर आएगा। दोस्तों, हमने कह दिया कि 33% लाएगा तो 33 ही लाएगा, क्योंकि इस चैनल पे गलत नहीं बोला जाता। देखिए, नेपाल में बहुत सारी कंपनियां आना चाहती है, ठेके पाना चाहती हैं, अपना इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जबकि आप 3 साल 4 साल पहले जाएंगे तो बहुत ही कम कंपनियां नेपाल में आना चाहती थी। लेकिन अगर आज आप देखते हैं, नेट में सर्च करके पढ़ते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, तो आपको लगेगा बहुत सारी कंपनियां इस इंतजार में हैं कि नेपाल में हमें कुछ काम मिले। और सच कहें, ये हुआ चीन की वजह से, क्योंकि भारतीय कंपनियां नेपाल में थी, चाइनीज कंपनियां नेपाल में कम थी। अब चाइनीज कंपनियां नेपाल में लगातार बढ़ रही हैं और नेपाल दुनिया की नजर में आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साउथ एशिया में नेपाल को काफी प्रॉफिट दिखता है। अब बात करें पाकिस्तान को, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ चीन के उदय से। उल्टा पाकिस्तान बुरी कंडीशन में फंस गया। श्रीलंका कर्जे के जाल में फंस गया। नेपाल कर्जे के जाल में नहीं फंसा है, नेपाल को प्रॉफिट हुआ। लेकिन देखिए, और ये चीन के जितने भी दोस्त थे ये लगभग कर्जे के जाल में फंस गए चीन के साथ में। केवल नेपाल ही एक ऐसा देश है जो चीन के कर्जे के जाल में नहीं फंसा। पाकिस्तान बुरी कदर फंस गया, श्रीलंका बुरी कदर फंस गया, मालदीव बुरी कदर फंस गया, ईरान फंस गया, सूडान फंस गया, साउथ अफ्रीका नहीं अफ्रीका के जो देश हैं उनमें बहुत सारे फंस गए। लेकिन नेपाल ने चीन से मित्रता भी निभा ली और चीन के कर्जे के जाल में भी नहीं फंसा और ज्यादा से ज्यादा अनुदान भी ले आया। पिछले 4 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 50-20-70 अरब रुपए का अनुदान अमेरिका की तरफ से आया। 56 अरब चीन ने कहा था, 19 अरब आ गया और ये भी आ जाएगा। ठीक। और भारत का टोटल अनुदान जाएगा 150 अरब रुपए। अब सोच लीजिए कि नेपाल अपनी जीडीपी का 1.5-2% से ज्यादा अनुदान में ही ले लेता है।
1.5-2% भी नहीं दोस्तों, सही से बोले तो 4-5%। और इस दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो अपनी जीडीपी का 4% अनुदान में ले लेता हो। नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो जीडीपी का 4% अनुदान में ले लेता है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि नेपाल में भारत, चीन, अमेरिका के बीच में कंपटीशन चालू हो गया। तो फाइनल जान लीजिए कि चीन के उदय से नेपाल को तो प्रॉफिट हुए ही हैं, भारत को भी जबरदस्त प्रॉफिट हुए हैं। अब पहले भारत के ऊपर अमेरिकी सैंक्शन बहुत ज्यादा लगते थे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका भारत दुश्मन था। लेकिन अब अमेरिका की ताकत नहीं होती भारत पे सैंक्शन लगाने की। तो सीधी बात कहें कि भारत और नेपाल को साउथ एशिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है चीन के उदय से। भले ही भारतीय लोग कुछ भी कहें, चीन दुश्मन है या वो है, लेकिन सच यही है कि चीन के उदय से भारत को भी बहुत ज्यादा लाभ हुए हैं। धन्यवाद।